बालासोर का ट्रेन हादसा जब देश के सामने चुनौती बनकर सामने आया, तो अब आधुनिक तकनीक के जरिए ऐसे हादसे टालने की राह तलाशी जा रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैसे ये ट्रेन हादसों को रोकने में कारगर साबित हो सकता है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। ओडिशा के बालासोर में ये ट्रेन हादसा देश के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा। इस हादसे में तमाम परिवारों ने अपनों को खो दिया। सैकड़ों लोगों को जिंदगी भर का जख्म मिल गया। हालात की नजाकत को भांपते हुए रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर चला और महज 51 घंटों में ही ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई। देश अब इस हादसे से उभरने की कोशिश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। घायलों का इलाज तेजी से चल रहा है और पूरे देश की संवेदना इस ट्रेन हादसे के शिकार लोगों के साथ है। हादसे के जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की गई है। लेकिन सिर्फ जख्मों पर मरहम लगाने और जांच कराने से इस हादसे का दर्द भुलाया नहीं जा सकेगा। अब जरूरत है ऐसे सिस्टम की जिससे भविष्य में कभी ऐसा कोई ट्रेन हादसा न हो। जरूरत है ट्रेनों को ऐसा सुरक्षा कवच देने की जिससे आने वाले वक्त में ऐसे हादसों में किसी बेकसूर की जान न जाए। आधुनिक तकनीक की मदद से एक ऐसा तरीका इजाद किया जाए जिससे ट्रेन हादसों को टाला जा सके। इन तमाम सवालों का जवाब छिपा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में कंप्यूटर की मदद से इंटेलिजेंट मशीनें बनाने का विज्ञान है। इसमें मशीनों की प्रोग्रामिंग इस तरीके से की जाती है कि जरूरी काम ये मशीनें बिना किसी इंसान के दखल के खुद ब खुद कर लें। यानी अगर दो ट्रेनें किसी भी वजह से एक ही ट्रैक पर आ जाएं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम खुद ही ट्रेनों को ब्रेक लगाकर रोक दे। जानकार बताते हैं कि ऐसे सिस्टम को कारगर तरीके से लागू करने के लिए ट्रेनों के तमाम डेटा की जरूरत होती है। ट्रेनों की रफ्तार, जीपीएस लोकेशन, सभी ट्रेनों के स्टेशन से निकलने का वक्त, अगर इन सभी डेटा को एक ही सर्वर पर डाला जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। सभी ट्रेनों का डेटा एक साथ होने पर किसी भी टकराव की स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही ट्रेनों को अलर्ट कर देगा। हमें एक ऐसा सिस्टम की तरफ बढ़ना पड़ेगा जिसमें हम बहुत सारे डेटा पॉइंट्स जैसे कि ट्रेन की स्पीड है या ट्रेन का जो करंट जीपीएस लोकेशन है, टाइमिंग है, वो सारी जो सेंसर्स है, सेंसर्स का कैलिब्रेशन कि सेंसर कितना एक्यूरेटली काम करते हैं, हम कितना माइन्यूट लेवल पर सेंसर्स को चेक करते हैं रेगुलरली, ताकि हमें वो एग्जैक्ट डेटा मिल सके जिस डेटा को हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर डालने के बाद एक ऐसा सिस्टम ट्रेन कर पाए जो कि पहले से ही प्रिडिक्ट कर ले कि आगे 1 किलोमीटर बाद या इस तरह का कोई हादसा होने के चांसेस हैं। तो प्रिडिक्शन जब होता है ऑटोमेटिकली मशीन के पास जब इतना डेटा होगा, इतने सालों का डेटा जब वो अपने अंदर ट्रेन करेगा तो वो आगे के प्रिडिक्शंस उतने ही अच्छे लेवल पर कर सकता है, क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर काफी सारे ऐसे एल्गोरिदम्स बने हुए हैं जो कि प्रिडिक्शंस को बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। रेलवे फिलहाल कवच सिस्टम से ऐसे डेटा कलेक्ट करती है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन सारे डेटा को एक सिस्टम के तहत इस्तेमाल करने से हादसों को टालना मुमकिन होगा। रेलवे के पास डेटा तो मौजूद है, लेकिन इन सभी डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इस्तेमाल किया जाए तो भविष्य में फिर कोई ट्रेन हादसा नहीं होगा। हम बात करें कवच की, इसमें जो एंड पॉइंट से जो डेटा आता है, जैसे जीपीएस का लोकेशन आ रहा है या ट्रेन का जो स्पीड आ रहा है, ये सब चीजें ट्रैक होनी चाहिए और मल्टीपल एक सेंट्रलाइज सर्वर के पास वो सब कुछ जाए ताकि वो सिस्टम उसको एनालाइज करे और सामने उसके लिए रिजल्ट बेसिकली एक्शंस भी ले पाए। हमें सिर्फ यही डिटेक्ट नहीं करना कि कोई कोलिजन हो सकता है, उसके बाद हमें एक्शंस भी लेने हैं और बिल्कुल कम से कम समय में हमारे पास वो एक्शंस भी, और ये एक्शन मैनुअल ना होकर ऑटोमेटिक हो। जैसे आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। वक्त के साथ इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। अब इंसानों की बनाई इस आधुनिक तकनीक के दम पर ही इंसानों को महफूज रखने की राह तलाशी जा रही है। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पे लौटने लगी है। ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। हादसे के शिकार 1100 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें इलाज के बाद 900 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। गंभीर रूप से घायल 200 लोग अब भी अस्पताल में ही भर्ती हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इस बीच हादसे के बाद से ही मोर्चे पर डटे रहे रेल मंत्री दिल्ली लौट आए। अप और डाउन लाइन पे गाड़ियों की बहाली के बाद सोमवार की शाम अश्विनी वैष्णव दिल्ली लौटे। रेल मंत्री ने जिस तरह तत्परता और संवेदनशीलता दिखाई, उसकी तारीफ सोशल मीडिया पे खूब हो रही है। आपको बता दें कि कोरोमंडल ट्रेन हादसे में सवार यात्रियों में एक एनडीआरएफ के जवान भी मौजूद थे, जिन्होंने सबसे पहले आपातकालीन सेवाओं को घटना की जानकारी दी और फिर अपने फर्ज को अंजाम देते हुए शुरुआती बचाव कार्य में शिद्दत से जुट गए। चलिए आपको सुनाते हैं बालासोर ट्रेन हादसे की एनडीआरएफ जवान की आंखों देखी हाल। मेरा नाम है वेंकटेशन एनके, सेकंड एनडीआरएफ कोलकाता से मैं नौकरी करता हूं। मैं फरवरी में लास्ट छुट्टी काट के गया, फिर वापस मई जून में अप्लाई किया 2 तारीख छुट्टी के लिए। छुट्टी मिला, छुट्टी का साथ टिकट भी बुक करवा के दिया डिपार्टमेंट में। मैं 2 तारीख कोरोमंडल एक्सप्रेस में AC 3 टायर में टिकट बुक करा के दिया। मैं उधर से हेडक्वार्टर से मूवमेंट और लेके 12 बजे निकाला 2 तारीख शुक्रवार के दिन। 12 बजे निकाल के आया मैं उधर से हेडक्वार्टर से, तकरीबन 12 बजे निकाला। 12 बजे से 3 बजे आके 3:30 बजे की गाड़ी है, 3:20 में गाड़ी में आके पकड़ा, 3:20 में बैठा, 3:20 से शुरू किया। शुरू करते 3 घंटा सफर हुआ। 3 घंटा में एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पहले स्टॉपेज रुका था खटकपुर में 5:30 बजे के आसपास। उसके बाद वहां से मार्च हुआ, बालासोर पहुंचा था 6:15 6:20 तक पहुंचा। 6:20 में बालासोर में 10-15 मिनट का स्टॉपेज था। वहां से मार्च किया 20 मिनट भी नहीं, 6:45 बजे 6:50 तक यह एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, हम अंदर था 7 बजे के नीचे आवाज आया, काफी आवाज आया ट्रेन का अंदर। हमने तो सोचा था क्या आवाज है करके, पूरा बाहर आ नहीं पाया। चलते चलते तो सबका घबराहट हो गया। वो भगवान का नाम लिया है। मैं बोला कोई चिल्लाना नहीं, तो कुछ हो गया होगा, पटरी से गाड़ी उतर गया होगा, डरना नहीं, अब बेटे रहो मैं बता दूंगा बोल। गाड़ी धीरे धीरे स्लो हुआ। वो एक बेटी थोड़ा दबते आया। मैं B7 में था AC कोच में। AC में 2-3 टप्पा पहले भी थोड़ा इतना छोट नहीं था। गाड़ी धीरे धीरे रुक गया, पूरा रुक गया। रुकने के बाद मैं गेट खोल के बाहर उतार के देखता बहुत बुरा हाल है। पूरा गाड़ी 2-3 गाड़ी सामने आया। दुरंतो एक्सप्रेस, बेंगलुरु दुरंतो, अरे ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है, उसका आगे किनारा की तरफ गुड्स गाड़ी है। तीनों का एक्सीडेंट हो रखा। मैं समझ गया, फिर सोचा एक्सीडेंट हो गया करके, फिर अंदर गाड़ी का अंदर जो गिरा था उनका थोड़ा उठा के फिर गेट खोल के मैं सबका नीचे उतारने के लिए थोड़ा मदद किया, हाथ पकड़ के थोड़ा नीचे करके, फिर अपना लगेज लेके बाहर साइड करके, फिर आगे जाके देखा बंदा कुछ बुढ़ा चल नहीं पा रहा, उसका थोड़ा मदद किया। मदद करते उससे पहले मैं अपना सेकंड एनडीआरएफ SM साहब को, सूबेदार मेजर, उनका खबर दे दिया। मैं ऐसी हो गया, मैं वेंकटेश बोल रहा हूँ, मैं गाड़ी में आया जो हमारे कोरोमंडल एक्सप्रेस से एक्सीडेंट हो गया करके। फिर हमारा SM साहब आगे की कार्रवाई करके जो जिसका बताना था बता के, फिर ओडिशा में एक एनडीआरएफ था नजदीक में, उनका खबर दिया। वो आने हुआ 1 घंटा लगा। 1 घंटा तक मैं अपना काम करते रहा। कहीं मेरे को फोन आते रहा, बीच में न्यूज वाला फोन किया। मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से पहुंचा, लेकिन मेरा मोबाइल में कॉल आते रहा। इसका बीच में तो मदद भी करते रहा। 10-15 मिनट में बहुत सारा लोग, सिविल लोग पूरा आ गया अंदर। सिविल लोग अपना काम करने लगा। सिविल लोग बहुत मदद किया। उन्होंने सिविल लोग अपना घर से पानी लेके पिलाया, और कोई जो मेडिकल वाला दुकान था उन्होंने भी थोड़ा फर्स्ट एड किया। एनडीआरएफ आ गया 1 घंटा में। एनडीआरएफ आने के बाद एनडीआरएफ के साथ थोड़ा सामान में उतारने में मदद किया। फिर 12 बजे तक ये ऑपरेशन चलते रहा। 12-1 बजे के आसपास क्या हुआ, जो उसमें जो बचा है थोड़ा ठीक ठाक जर्नी है, उनका अनाउंसमेंट हुआ, बस लगा हुआ, उस बस में बैठ जाओ। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस में था, आपका बालासोर तक बस मिलेगा, उसका आगे आपका ट्रेन, स्पेशल ट्रेन छोड़ रहे चेन्नई तक बोला। फिर मैं बालासोर में जो स्टेशन में अनाउंसमेंट हुआ, वहां से मैं
बेटा बस में बैठ गए। भद्रक एक स्टेशन था, वहां जाके छोड़ा। भद्रक से मेरे को खाना खिलाया इंडियन रेलवे ने। खाना खा के फिर वहां से ट्रेन मिला था भुवनेश्वर तक, स्पेशल ट्रेन है। भुवनेश्वर में आया, भुवनेश्वर से फिर चेन्नई के लिए वहां थोड़ा फर्स्ट एड देके मेडिकल करा के, सबका जो चोट लगा हुआ सबका मेडिकल करा के वहां से स्पेशल ट्रेन में बैठ के मैं घर आ गया। शिक्षा मंत्रालय ने NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 को जारी कर दिया है। इस बार इसकी सभी कैटेगरीज में IIT मद्रास नंबर 1 पर है। IIT मद्रास ने लगातार 5वें साल ये कामयाबी हासिल की है। देखते हैं NIRF की ओवरऑल टॉप 10 रैंकिंग। IIT मद्रास नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर है IISc बेंगलोर, तीसरे नंबर पर IIT दिल्ली, चौथे पर IIT बॉम्बे, पांचवें पर IIT कानपुर। वहीं छठे नंबर की अगर बात करें तो एम्स दिल्ली और IIT खड़गपुर। IIT रुड़की 8वें नंबर पर, वहीं 9वें नंबर पर गुवाहाटी का नंबर है और 10वें और आखिरी नंबर पर है JNU। तो देखिए ये है NIRF ओवरऑल रैंकिंग 2023 जो हमने आपको बताई। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ कई विकास के काम चल रहे हैं। अगले साल जनवरी से भक्त अपने आराध्य के दर्शन नए भव्य और दिव्य मंदिर में कर पाएंगे। ऐसे में राम मंदिर के अलावा राम भक्तों के लिए रामनगरी में कई विकास की योजनाएं चलाई जा रही हैं। यानी अगले कुछ महीनों में राम की नगरी अयोध्या की सूरत पूरी तरीके से बदल जाएगी। वहां कहीं प्लेन उतरेंगे तो कहीं पर मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अयोध्या में चल रहे इन विकास के कामों का बजट कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बजट से कई गुना ज्यादा है। अयोध्या में 48,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने स्वीकृत किया है बहुत सारी परियोजनाओं की, और 8,000 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया। ये बजट जो है बहुत सारे प्रदेशों से बड़ा बजट होगा और कई हजार करोड़ रुपया की स्वीकृति अभी जल्दी होने वाली है। कुल मिलाकर के अयोध्या को दुनिया का सुंदरतम नगर बनाना है, से अच्छा नगर बनाना है। गुवाहाटी के गुरखुटी में मुख्यमंत्री बिस्वा ने शिव भक्तों को अद्भुत सौगात दी है। दरअसल यहां के 5,000 साल पुराने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। ये शिव मंदिर अतिक्रमण और अव्यवस्था का शिकार हो गया था। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने खुद पहल की और आज इसका पुराना वैभव लौट आया है। मुख्यमंत्री ने यहां पर पहुंचकर महादेव की आराधना कर भक्तों को भव्य मंदिर परिसर की सौगात दी। महादेव की आराधना में जुटे असम के मुख्यमंत्री की ये तस्वीर खुद में बेहद खास है। ये तस्वीर है बदलाव की और आस्था से जुड़ी 5,000 साल पुरानी कहानी के नए अध्याय की। इन तस्वीरों को खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने ट्वीट किया है। गुवाहाटी के गुरखुटी में बसा है ये महादेव का मंदिर। 5,000 साल पुराने इस मंदिर के वैभव का इतिहास अतिक्रमण का शिकार हो गया था। साल 2021 में मुख्यमंत्री ने खुद इसका संज्ञान लिया और खोल दी इसके वैभव के वापसी की राह। मंदिर परिसर से अतिक्रमण को हटाकर अब इसे इसकी पहचान वापस कर दी गई है। मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद खुद मुख्यमंत्री महादेव के दरबार पहुंचे, विधि विधान से पूजा की और भक्तों को दिव्य मंदिर की सौगात सौंपी। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने मुख्यमंत्री बिस्वा को मंदिर से जुड़ी चीजें भी सौंपी। इससे पहले मंदिर पहुंचने पर भक्तों ने भी मुख्यमंत्री बिस्वा का जोरदार स्वागत किया, फूल बरसाए और उनकी इस कोशिश के लिए सम्मान से नवाजा। मंदिर की रौनक लौटने से भक्तों में उत्साह का माहौल है। इस मौके पर पूरा परिसर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब हम बात करते हैं भगवान और भक्त के बीच के एक अनोखे रिश्ते की, जहां परंपरागत रूप से हर साल भगवान बीमार पड़ते हैं और भक्त उनका ख्याल रखकर उन्हें ठीक भी करते हैं। हम बात कर रहे हैं कोटा के रामपुरा मंदिर की। इसी परंपरा के चलते यहां आम का रस पीने से भगवान बीमार हो गए और वैद्य उनका इलाज कर रहे हैं। 15 दिनों के बाद भगवान स्वस्थ होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे और अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे। ये है नर से नारायण के रिश्ते की कहानी।
ये है भक्ति से भगवान के जुड़ जाने की निशानी। क्या भक्त की तरह भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं? पर इन दिनों कोटा के रामपुरा मंदिर में कुछ ऐसा ही नजारा है। यहाँ भगवान इन दिनों बीमारी के चलते विश्राम कर रहे हैं। जी हाँ, ये प्रतीकात्मक रिश्ता है भगवान के मानवीय रूप का। सभी की रक्षा करने वाले जगन्नाथ वैद्यों की देखरेख में अपना इलाज करा रहे हैं। प्रभु प्रेम से ओतप्रोत भक्त भी उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कई सालों से प्रथा चली आ रही है कि भगवान ने जब बहुत ज्यादा स्नान किया, उनका जब अभिषेक हुआ और जब उन्होंने उसके बाद काफी सारे आम का सेवन हुआ, तो फिर उससे उनकी जो तबीयत है वो खराब हो जाती है। गर्मी के दिनों में भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने की परंपरा काफी पुरानी है। मान्यता है कि 200 किलो आम का रस पीने से वे बीमार पड़े। अब वे अपने शयन कक्ष में विश्राम करेंगे। वैद्य जी सुबह शाम उनका ध्यान रखेंगे। अब भगवान 15 दिनों तक आराम करेंगे। उनका अच्छे से इलाज और सेवा सत्कार किया जाएगा। भगवान के स्वस्थ होने के बाद अमावस्या के दिन भक्तों को दर्शन देंगे। 15 दिन तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। उनके कक्ष में कोई जा नहीं सकता है। उनको औषधि भेजी जाएगी। उसके बाद अमावस्या के दिन 18 तारीख को 5 मिनट के लिए वो सबको दर्शन देंगे और अगले दिन फिर वो स्वस्थ होंगे। उसके बाद वो रथ यात्रा से नगर भ्रमण पे जाएंगे। भगवान के स्वस्थ होने पर मंदिर परिसर को शुद्ध किया जाएगा। फिर भगवान नगर भ्रमण पर भी जाएंगे और अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे। कोटा से चेतन गुर्जर, गुड न्यूज टुडे। एप्पल के सालाना इवेंट का इंतजार हर किसी को रहता है। इस इवेंट पे न सिर्फ एप्पल के प्रशंसकों की निगाहें टिकी रहती हैं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री भी करीबी नजरें बनाकर रहती है। चलिए आपको बताते हैं एप्पल इवेंट में क्या क्या नया है आपके लिए। एप्पल WWDC 2023 यही नाम है एप्पल इवेंट का और इसमें सबसे पतला लैपटॉप iOS 17 वर्चुअल रियलिटी वाला विजन प्रो, ये है एप्पल की ताजी पेशकश। एप्पल ने अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 17 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसमें कई फीचर्स जोड़े हैं। यूजर्स को अपनी तस्वीरों को कस्टम स्टिकर बनाने की सुविधा भी दी गई है। कीवर्ड्स के मोर्चे पर बड़े सुधार किए गए हैं, जिससे एप्पल के डिवाइस पर टाइप करना बहुत आसान होगा। फोन के ऐप में अब पर्सनलाइज्ड कॉन्टैक्ट पोस्टर्स मिल रहे हैं। लाइव वॉइसमेल कॉल करने वाले के बोलते ही रियल टाइम में वॉइसमेल का लाइव ट्रांसक्रिप्शन आएगा। iOS 17 में फेस टाइम अब आपको किसी के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करने देगा अगर वो शख्स आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाने की स्थिति में है। iOS 17 के जरिए फोन को बना सकेंगे वेबसाइट क्लॉक। कंपनी ने iOS 17 के साथ स्टैंड बाई फीचर दिया है। iOS 17 के साथ अब सीरी को एक्टिवेट करने के लिए हे सीरी नहीं बोलना होगा, सिर्फ सीरी बोलने पर ही वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। एप्पल एयर ड्रॉप को भी अपडेट कर रहे हैं। एक नया नेम ड्रॉप फीचर मिलेगा, जिससे किसी डिवाइस को पास लाकर आसानी से फाइल ट्रांसफर किया जा सकता है। एक आईफोन को दूसरे आईफोन या एप्पल वॉच मॉडल के साथ पेयर किया जा सकता है। iOS 17 में मैसेज ऐप में नए फिल्टर्स मिलेंगे। इन फिल्टर्स की मदद से यूजर्स आसानी से कुछ भी सर्च कर पाएंगे। ऑडियो मैसेज अब iOS 17 में ट्रांसक्राइब किए जाएंगे। नए चेक इन फीचर में यूजर ऑटोमेटिकली घर पहुंचने पर मैसेज सेंड कर पाएंगे। iOS 17 का अपडेट जिन डिवाइस को मिलने वाला है, उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। इनको मिलेगा iOS 17 अपडेट: iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone SE 2022, iPhone 13, 13 mini, iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, 12 mini, iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone XS, XS Max, iPhone XR। इसी तरह $1,299 से शुरू नए मैकबुक में फीचर्स की भरमार है। नया मैकबुक 3 वेरिएंट में आने वाला है। चलिए आपको बताते हैं नया मैकबुक किन फीचर्स से लैस होगा। नए मैकबुक के फीचर्स: 11.55 मिलीमीटर पतला है, 3.3 पाउंड वजन है,
15.3 इंच का डिस्प्ले है, 500 निट्स ब्राइटनेस होगी, 1080p कैमरे से लैस है, 6 स्पीकर्स हैं, M2 प्रोसेसर से लैस होगा। एप्पल ने बहुप्रतीक्षित नए मैकबुक एयर से भी पर्दा हटा दिया। ये मैकबुक 15 इंच का है। इसकी बैटरी लाइफ 18 घंटे होगी। इसके परफॉर्मेंस के मोर्चे पर कई सुधार किए गए हैं। कंपनी का दावा है कि इसमें डिस्प्ले 25% ज्यादा ब्राइट है और बैटरी लाइफ 50% ज्यादा है। साथ ही ये 40% पतला भी है। एप्पल की वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस कल यानी 5 जून को भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू हो चुकी है। कैलिफोर्निया के कूपट्रिनो के एप्पल पार्क में ये इवेंट 9 जून तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गर्मी के बीच सुकून के पल बिताने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और अगर आप भी कुछ इसी तरीके का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। असम में इन दिनों हिमाचल प्रदेश में शिमला से लेकर धर्मशाला तक पर्यटकों की भारी भीड़ है और बताया ये भी जा रहा है कि मनाली के ज्यादातर होटल्स की एडवांस बुकिंग हो गई है। ऐसे में इस मौसम में बिना होटल बुक किए हुए पहाड़ों पर जाने का प्रोग्राम बनाने से आपको बचना चाहिए। जब शहरों में गर्मी सताए तो पहाड़ों की याद आए और आलम यह है कि पहाड़ों पर तेजी से सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बात करें पहाड़ों की रानी शिमला की तो वहां के फेमस माल रोड इलाके में पैर रखने तक की जगह नहीं है। शिमला की शान कहे जाने वाले रिज मैदान भी सैलानियों से पटा पड़ा है, जहां बादलों से ढका आसमान और गुलाबी ठंड के बीच पर्यटक चाय की चुस्की का मजा लेते दिख जाएंगे तो कहीं खाने पीने के शौकीनों का जमघट लगा नजर आएगा। सब कुछ बहुत अच्छा है, टूरिस्ट के लिए बेस्ट है। हमारे पंजाब से नियर भी पड़ता है ना, इसीलिए हम काफी बार आते भी है। मैक्सिमम मैं 6वीं 7वीं बार आई हूँ। Whenever I come to Shimla, it's always a beautiful experience. शॉपिंग करने वालों की भी यह कोई कमी नहीं है। बताया गया कि अब तक हिमाचल प्रदेश के अलग अलग पहाड़ी इलाकों में 72 लाख सैलानी पहुंच चुके हैं। जून के आखिर तक ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि मैदानी इलाके तप रहे हैं और स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही है। अगर मैं इस वर्ष के बात करूं आपको तो हमारे पास जो मई एंड तक के आंकड़े हैं कि जो हमारे यहाँ पर टूरिस्ट आए हैं तो लगभग 72 लाख के करीब जो है मई एंड तक टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आया था। क्या शिमला, क्या कुल्लू मनाली और क्या लाहौल स्पीति, सभी जगह सैलानियों की भरमार है। कुल्लू मनाली में तो इस कदर भीड़ है कि वहां के ज्यादातर होटलों में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। कुल्लू मनाली के जो हमारे HPTDC के होटल्स हैं, दे आर 100% ऑक्यूपेंसी जो है अभी हाल ही के दिनों में उनमें देखने को मिली है और प्लस जून एंड तक जो है मोस्ट ऑफ देम आर जो उनकी एडवांस बुकिंग है वो हो चुकी है। उसका एक रीज़न ये भी रहेगा कि वो जो वहाँ टूरिस्ट आ रहा है क्योंकि एक अटल टनल वहाँ पर बनी है, सो उनको लाहौल स्पीति जाने का भी जो है उसमें मौका मिलता है। सैलानियों की बढ़ते तादाद से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। ऐसे में राजधानी शिमला से धर्मशाला के बीच विमान सेवा शुरू करने की मांग भी तेज हो उठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जिंदा दिली की अनोखी दास्तां। एक महिला जो गीत गाकर मरीजों का मनोरंजन करती है और जब वो गाती है तो अस्पताल के वार्ड में भर्ती मरीज कुछ देर के लिए अपना गम भूल जाते हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें लखनऊ की मीराबाई भी कहने लगे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, आजत सजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के वार्ड में संगीत की ये महफिल सजी है। और वहां भर्ती मरीजों के मन को सुकून देने वाली ये सुरीली आवाज है मीनू की। मीनू जब गाना गाती है तो वहां भर्ती मरीज कुछ वक्त के लिए अपना गम भूल जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि मीनू ने संगीत की कोई तालीम नहीं ली है, लेकिन जब वो गाती है तो उनकी आवाज मरहम का काम करती है। संगीत मैंने सीखा नहीं है, गॉड गिफ्ट है ये,
और मैं हमेशा काम काज करते वक्त गाती थी। जो मुझे प्रेशर देकर भी काम कराते थे उनको करने में मुझे थोड़ी हेजिटेट होती थी, लेकिन फिर भी कहते थे चलो कोई बात नहीं, गाना गाएंगे और आराम से करेंगे। असल में मीनू लीवर की एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं और पिछले 2 साल से इसी अस्पताल में भर्ती है। इनका जो मनोबल है वो इतना स्ट्रांग है, इतना बुलंद है, उस वजह से ये इतने दिन सरवाइव किए हैं। ये यहाँ पे पिछले 1.5-2 साल से हैं। ऐसे में उन्होंने संगीत को अपना सहारा बना लिया, क्योंकि ये हर दर्द को मिटाने की ताकत रखता है। पिछले लंबे वक्त से अस्पताल में भर्ती मीनू को डॉक्टर से लेकर मरीज सभी पसंद करते हैं और मीनू भी अब इन्हीं लोगों को अपना परिवार मानती है। उनके लिए तो कुछ दिनों जिंदा रख देना, जिससे हम उनको कमा के कुछ दे सकें। अगर खाना ना दे सके, प्रार्थना तो करा सकें, इस मंदिर तक तो ले जा सकें, 2 कदम तुम्हारे चरणों में लेकर खड़ा कर सकें। तो ये हैं मीनू, जिन्होंने अपने संगीत से दूसरों को राहत दी है। खुद दर्द में हैं, लेकिन दूसरों को राहत दे रही हैं अपने सुरों से, अपने संगीत से। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। फिशरिंग के दौरान गलती से पाकिस्तान की समुद्री सीमा में दाखिल होने वाले 200 भारतीय मछुआरे रिहा होकर अपने घर पहुंच गए। इन मछुआरों को पाकिस्तानी नेवी ने साल 2019 से 2022 के बीच समंदर से गिरफ्तार किया था। ज्यादातर बेगुनाह मछुआरे 3 से 4 साल तक पाकिस्तान की जेलों में बंद रहे और इसी हफ्ते अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हुए। पाकिस्तान से रिहा हुए गुजरात के 200 मछुआरों को एक विशेष ट्रेन के जरिए पंजाब के अमृतसर से गुजरात के वडोदरा लाया गया। वडोदरा पहुंचने पर इन मछुआरों का स्वागत किया गया। इन मछुआरों को पाकिस्तान की नेवी ने साल 2019 से 2022 के बीच अरब सागर में गुजरात के तट से लगी समुद्री सीमा के पास से गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान की जेलों की दुश्वारी झेलने के बाद हुई वतन वापसी से इनके चेहरे खिले हुए हैं। हम गुजरात में मच्छी मारने आए थे, वहाँ से पकड़े गए। किसने पकड़ा आपको? हम लोग को पाकिस्तानी नेवी ने पकड़ा और उसके बाद में फिर वहाँ से हमको लेके गए कराची। अभी हमको 3 साल हो गए, तभी जाकर छोड़ा। पिछले हफ्ते ही इन मछुआरों की रिहाई हुई थी। पाकिस्तान नेवी ने सारी औपचारिकताएं पूरी कर अटारी बॉर्डर पर इन्हें बीएसएफ के सुपुर्द किया था। सबसे पहले जो वहाँ पर पकड़े जाते हैं कराची जेल में, उसको रखा जाता है और 3-4 साल बाद उसका सब वहाँ से प्रोसीजर करके उसको लाहौर लिया जाता है। लाहौर इमिग्रेशन कंप्लीट करके वाघा बॉर्डर पे एक्सचेंज होते हैं सब, और वहाँ पर जो अपना जो भारतीय इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है वो उसका क्लियरेंस करके फिशरीज डिपार्टमेंट को हमको हैंड ओवर कर देते हैं। ये सभी मछुआरे अनजाने ही पाकिस्तान की समुद्री सीमा में दाखिल हो गए थे और इस मामूली भूल की वजह से उन्हें पाकिस्तान की जेलों में लंबी दुश्वारी झेलनी पड़ी। बहरहाल अब ये आजाद हैं और दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए खासे उत्साहित भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको मिलवाते हैं पाली के एक मासूम धुनरधर से, जो अपने चाचा से तीरंदाजी की ट्रेनिंग ले रहा है और अभी से अपने लक्ष्य पर अचूक निशाना साध रहा है। इसके ध्यान क्या रखना पड़ता है खेलते समय? पोजीशन और थोड़ा होल्ड करना पड़ता है। कितने साल के हो आप? कितने दिन सीख रहे हो? मैं 9 साल का हूँ। अपने लक्ष्य पर निशाना साधता ये मासूम अभी महज 9 साल का है, लेकिन जिस सटीकता और दक्षता से ये तरकश से तीर निकालकर लक्ष्य को भेद रहा है, उससे तीरंदाजी में पारंगत होने के इसके जुनून का अंदाजा लगाया जा सकता है। पाली जिले के रहने वाले इस मासूम का नाम प्रशांत है और इसे तीरंदाजी की विधा में प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया है चाचा देवाराम ने, जो कि खुद यूनिवर्सिटी की तरफ से तीरंदाजी में नेशनल खेल चुके हैं। सुबह से ही प्रशांत अपने चाचा के साथ बागड़ स्टेडियम में आकर तीरंदाजी के गुर सीखने में जुट जाता है। इसमें ये इंडियन बो है जो फिलहाल ये सस्ता आता है, जिसकी कॉस्ट इसकी भी 8-10 हज़ार रुपए होती है, लेकिन इससे महंगा वाला जो 2.5 लाख का आता है, जो ओलंपिक वगैरह में चलता है,
वो कॉस्टली होने के कारण यहाँ कम आते हैं। देवाराम के मुताबिक महंगा खेल होने की वजह से तीरंदाजी में खिलाड़ियों का रुझान कम है, लेकिन वो चाहते हैं उनका भतीजा प्रशांत तीरंदाजी में नामी धुरंधर बन सके, इसलिए ट्रेनिंग अभी से चालू है। पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।